हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इकोनॉमिक्स 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है उपयोगिता, अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। क्या आपको पता है बच्चों कि उपयोगिता का वास्तविक अर्थ क्या होता है और उपयोगिता होती किसके लिए है और उपभोक्ता किसके द्वारा ग्रहण की जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र में सभी समस्याएं उपभोक्ता से संबंधित होती हैं और जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है और वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने विवेक का उपयोग करके केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करता है, उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है जिन वस्तुओं से उसे आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जिन वस्तुओं को उपयोग करने के बाद उसे थोड़ी सी खुशियां मिलती हैं, उन खुशियों को ही हम कह सकते हैं उपयोगिता। यानी कि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ही हम उपयोगिता कहते हैं। इसके संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि उपयोगिता में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो उपयोगिता की पहली विशेषता है उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। इसका मतलब है बच्चों कि हम ये नहीं बता सकते कि हमें किसी वस्तु के उपभोग करने से, किसी वस्तु का प्रयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई है वो कितनी है। यानी उपभोक्ता के बारे में हम कोई भी एक निश्चित चित्र नहीं खींच सकते। इसका मतलब हो गया उपभोक्ता एक अमूर्त धारणा है। नंबर 2 है आवश्यकता पूर्ति की संतुष्टि। कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की पूर्ति, किसी भी वस्तु का उपभोग कब करता है? जब उसे उस वस्तु की आवश्यकता होती है। यानी कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब किसी भी वस्तु का उपभोग करता है तो उस उपभोग करने से उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। तीसरी विशेषता है अनुमानित संतुष्टि। यानी कि उपयोगिता कैसी है? अनुमानित है, वास्तविक नहीं है। जैसे मान के चलिए अभी मैं आप सभी लोगों को एक 5 स्टार की चॉकलेट और आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों में से किसको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, किसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई? क्या आप बता सकते हो? नहीं। आप में से कुछ कह सकते हैं वाह सर मजा आ गया, कुछ तो कहेंगे सर ठीक थी, कुछ कहेंगे सर एक और होती तो अच्छा, और कुछ भी नहीं बोलेंगे। यानी कि अनुमानित संतुष्टि है उपयोगिता। उपयोगिता के बारे में हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं, इसकी सही गणना नहीं कर सकते। तीसरी है वास्तविक संतुष्टि। यानी कि किसी भी वस्तु का उपभोग उपभोक्ता द्वारा तब तक किया जाना चाहिए या तब तक किया जाता है जब तक उस वस्तु से उसे वास्तविक संतुष्टि प्राप्त न होती। कोई भी वस्तु का उपयोग अगर हम एक सीमा से ज्यादा करते हैं तो उसी वस्तु की उपयोगिता नकारात्मक उपयोगिता में बदल सकती है। अगला है लाभदायकता से नहीं। जिस भी वस्तु का उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है ये जरूरी नहीं कि उस वस्तु की उपयोगिता लाभदायक है। यानी कि वस्तु की उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी उपयोगिता लाभदायक होती है, जैसे रोटी, मटर, पनीर, दूध, दही, इनकी उपयोगिता लाभदायक होती है। दूसरी तरफ जितने भी नशे वाले पदार्थ हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी की उपयोगिता नकारात्मक होती है।
यानी हम ये नहीं कह सकते कि हर वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता लाभदायक ही होगी और एक ही वस्तु की उपयोगिता सभी के लिए लाभदायक हो, ये भी कहना नहीं सही नहीं है। कुछ वस्तु हमारे लिए लाभदायक हो सकती है बट किसी दूसरे के लिए उसी वस्तु का कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसको समझाने के लिए हम आपको इस टेबल के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि उपयोगिता होती है दो प्रकार की। पहली होती है कुल उपयोगिता एवं दूसरी होती है सीमांत उपयोगिता। तो इससे पहले कि हम आपको इस टेबल के बारे में बताएं, हमें यह जानना जरूरी है कि कुल उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो कुल उपयोगिता का मतलब जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, कुल का मतलब जोड़, यानी हमने किसी भी वस्तुओं की जितनी इकाइयां प्रयोग की, मान लीजिए हम एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो हर वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए कुल उपयोगिता हो जाती है। अब है सीमांत उपयोगिता। मान लीजिए हमने एक वस्तु की एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग किया और जब हम किन्हीं दो इकाइयों की प्राप्त होने वाली उपयोगिता को माइनस कर दें, घटा दें, तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। जैसे मान के चलिए हमने एक रोटी खाई, उससे हमें 5 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। जब हमने दूसरी रोटी खाई, उससे हमें 3 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, तो हमारी कुल उपयोगिता हो गई 8 और सीमांत उपयोगिता हो गई 5 - 3 = 2। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर समझ में आ गया? ओके, अब हम इस टेबल के माध्यम से आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में बताते हैं। मान के चलिए आप में से किसी छात्र को भूख लगी है, या मान के चलिए हमें किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलता है और वहां पे बहुत अच्छे पकवान बने हैं और हमने वहां पे खाना शुरू किया क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी थी। जब हमने उस फंक्शन में पहली रोटी खाई तो हमें उस वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो 25 इकाई के बराबर थी। जब हमने दूसरी रोटी खाई तो उस इकाई से हमें 20 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी रोटी खाने के बाद हमें 14 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। इसी प्रकार चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं रोटी खाने पर जो हमें उपयोगिताएं प्राप्त हुई वो आप देख रहे हैं कि क्रम से घट रही है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पहली इकाई का प्रयोग किया तो हमें कुछ संतुष्टि प्राप्त हो गई और जब हम दूसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो वही हमें कुछ कम उपयोगी लगेगी। जैसे मान के चलिए आपको एक अच्छे मोबाइल की जरूरत है और आपको आपके पेरेंट्स ने एक अच्छा सा मोबाइल परचेज करके दिया। आप क्या करोगे? हर समय 24 घंटे वो मोबाइल आपके पास रहेगा क्योंकि वो मोबाइल आपके लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आप उसी मोबाइल का उपयोग करना धीरे धीरे कम कर देंगे और वो मोबाइल आपके घर में पड़ा रहता है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका मतलब किसी भी इकाई की, किसी भी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है, किंतु कुल उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन एक बिंदु पर आकर कुल उपयोगिता शून्य हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसा कि आपको इस टेबल से दिखाई दे रहा है कि जब हमारे द्वारा पांचवी रोटी खाई गई थी तो हमारी कुल उपयोगिता 73 थी और जब हमने छठवीं रोटी भी खाई तो भी हमारी कुल उपयोगिता 73 ही रही, क्योंकि पांचवी रोटी खाने के बाद हमारी भूख शांत हो गई, हम आत्मिक संतुष्टि के स्तर पर पहुंच गए, संतुलन के स्तर पर पहुंच गए। इसलिए छठवीं रोटी से हमें कोई भी उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए एक बिंदु पर आकर कुल उपयोगिता
उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। लेकिन जब हमने 7वीं रोटी खाई तो चूंकि हमारा पेट भर चुका था, हो सकता है वही रोटी जो हमारे लिए पहले उपयोगी थी, लाभदायक उपयोगिता थी, अब वही रोटी हमारे लिए हानिकारक उपयोगिता में बदल गई और हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई -5 और कुल उपयोगिता भी घटकर हो जाती है 68। अब हम इस पूरे उदाहरण की, इस पूरी टेबल की जब इस ग्राफ के माध्यम से गणना करें तो हम देखते हैं कि x अक्ष पर वस्तु की इकाइयां और y वस्तु पर वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम रोटियों की इकाइयां बढ़ाते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जाती है। इस चित्र से हमें ये पता चल रहा है कि सीमांत उपयोगिता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है। पहली रोटी जब हमने खाई 25 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जब हमने दूसरी रोटी खाई तो 20, तीसरी 14, उसके बाद 9, 5, 0 और -5, यानी सीमांत उपयोगिता हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती जाती है और कुल उपयोगिता हमेशा धनात्मक होती है। आइए हम इस चित्र के माध्यम से वस्तु, उससे प्राप्त इकाइयां और कुल उपयोगिता के बारे में समझते हैं। जब हमने किसी वस्तु की 1 इकाई का उपभोग किया, उस वस्तु से हमें 8 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। कुल उपयोगिता हमारी 8, लेकिन जब हमने उसी वस्तु की दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो प्राप्त उपयोगिता हो गई 6 और कुल उपयोगिता हो गई 8 + 6 = 14। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता 4 और कुल उपयोगिता हो गई 14 + 4 = 18। तो हमने इस टेबल ग्राफ के माध्यम से ये जाना कि जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु का 1 से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो जैसे जैसे इकाइयों का उपभोग बढ़ता जाता है, सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाती है। एक बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसके बाद भी अगर उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तो हमारी सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है तथा कुल उपयोगिता भी घट जाती है। वैसे कुल उपयोगिता धनात्मक होती है।